हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, नया चैप्टर क्लास 10th के लिए सोशल साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति 2, जिसमें हमने पहला लेसन दूसरा लेसन ख़त्म कर चुके हैं। हम लोग उसको बिल्कुल अच्छे से समझा हम लोगों ने और उसको देखा भी बुक में पूरे डिस्कशन के साथ। तो हमने पहला पार्ट पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, दूसरा पार्ट में था आपका संघवाद। अब तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो है लोकतंत्र और विविधता। मतलब जो हम लोग क्लास 9th में पढ़ रखा है, लोकतंत्र क्या और क्यों। अभी हमने कल क्लास 9th वालों को मैंने कंप्लीट किया है चैप्टर 1, लोकतंत्र क्या और क्यों। और वही लोकतंत्र आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा, लेकिन विविधता के साथ में, और विविधता बोला है। तो चलिए इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे बेहतर तरीके से। तो आप अपनी बुक लेकर के और हाइलाइटर या पेंसिल लेकर आप बैठ जाएं, और पेन और रफ इतना लेकर आप जरूर बैठें, क्योंकि ध्यान से सुनना है। और जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे आपको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना, ताकि आप रिवाइज के समय आप उसको ध्यान दे सकें और उसको लर्न कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोकतंत्र और विविधता आपका चैप्टर 3 है, जिसमें से हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए, इसमें कुछ दिया गया परिचय के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि परिचय भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कभी कभी। तो देख लेते हैं हम लोग क्या दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखे। ठीक है, चलिए जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ परिचय, पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। बिल्कुल, हमने पिछले लेसन में संघवाद में देखा था कि सभी विविधताओं, क्षेत्रीय भाषाओं, सबको लेकर के नीति बना करके साथ साथ चलने से बंटवारा भी किया जा सकता है। लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। मतलब केवल अपनी भाषा और क्षेत्र, हम यहाँ के हैं, यह हमारी बोली ये है, केवल यही मतलब उसके जानने के लिए, पहचान के लिए जरूरी नहीं होता। कभी कभी धर्म, वर्ग, लिंग, जाति, कबीले वगैरह सब कुछ बता देते हैं कि मैं इनका रिलेशन वाला हूँ। इस अध्याय में हम देखेंगे किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाता है। लोकतंत्र एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य बैठाता है, उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, इतने सारे भाषा हैं, बोली हैं, क्षेत्र हैं, धर्म है, जाति है, लिंग है, बहुत सारी बनावट है, अलग अलग तरीके के लोग हैं। ठीक है, लेकिन इनके बीच में भी अगर लोकतंत्र अगर आ जाता है तो लोकतंत्र किस प्रकार से सामंजस्य यानी कि बैलेंस बनाता। अभी हमने क्लास 9th में देखा था हम लोग लोकतंत्र में कि लोकतंत्र सबसे अच्छी विधि नहीं है, लेकिन जितने भी अभी तक हमारे पास है उसमें से सर्वोत्तम विधि है, जो कि सामंजस्य बनाए रखता है। ठीक है, क्योंकि भारत इतना विविधताओं वाला देश है, इसमें अगर लोकतंत्र नहीं होता तो बहुत ही समस्या हो जाती है। तो वही कह रहा है, इन सब के जरिए हम उदाहरण के जरिए स्पष्ट करेंगे और चर्चा करेंगे सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक भिन्नता वो समाज का जो भिन्न भिन्न है, और जो लोकतांत्रिक राजनीति कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। नहीं, कोई भी खास इधर नहीं है, इसको जूम ही कर लेते हैं, ठीक पड़ेगा, कटना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक यहाँ पे कहानी दी गई है आपके लिए, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। मैक्सिको की कहानी है, जहाँ पे ओलंपिक कह रहा कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। यहाँ पे देखिए एक है, कह रहा कार्लोस और स्मिथ को मेरा सलाम, कार्लोस और स्मिथ को मेरा सलाम, क्या मेरे अंदर ऐसा क्या कर पाने का साहस कभी होगा। किसके जैसे, कार्लोस और स्मिथ के जैसा। देखते हैं कार्लोस और स्मिथ क्या है, इनकी एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर, ये देखिए यहाँ पे दो लोग हाथ ऊपर किए हुए, कार्लोस और शायद स्मिथ है, जहाँ पर हम लोग जान पा रहे हैं। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चल रहे
ये चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है, क्योंकि अमेरिका में शायद चला था नागरिक अधिकार आंदोलन चला था, जो कि यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। पदक समारोह की अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हुए हैं वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये एग्रो अमेरिकी हैं। एग्रो अमेरिकी का मतलब क्या है, अब इसको हम लोग समझेंगे। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था, क्रमशः, ठीक है। हाँ, स्मिथ ने जीता था स्वर्ण और जॉन कार्लोस ने जीता कांस्य। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, देखिए, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं, अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहन रखा था। देखिए ये गले में, यहाँ पे शायद यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा पर इसमें बता रहा तो हो सकता है, ठीक है। हाँ, अश्वेत परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक होता हुआ, आत्मगौरव का प्रतीक होता है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मन को एक माला पहनी थी कार्लोस ने, बताओ। अपने इन प्रतीकों और गैर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश भी की। उन्होंने देखा कि हम लोग धावक में जीते हैं स्वर्ण और कांस्य पदक बारी बारी से, तो वो इसी सब चीज़ अपना वेशभूषा पहने हुए ताकि ये पता चले कि हम ही श्वेत वाले थे जो मारे गए थे, उनमें से मैं हूँ, एक बचा हुआ हूँ। तो ध्यान केंद्र की कोशिश, दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। वो देखिए यहाँ पे अश्वेत शक्ति का प्रतीक जो मुट्ठी बांधे हुए है, ठीक। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मल ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। देखिए खड़े हुए हैं एक और लड़का, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल जी, पीटर हैं, समर्थन जताया। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? वैसे जहाँ तक देखा जाए तो उचित भी है, नहीं भी है। कैसे समझते हैं? क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मल जो ना तो अमेरिकी थे ना अश्वेत, क्यों इस तरह उनका समर्थन किए थे भाई, इस तरह विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्त को ओलंपिक भावना के विरुद्ध समझा था। देखिए यहाँ पे दिया होगा विरुद्ध। 2005 में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई, 20 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई विरोध में, ये देखिए लगवा दी थी भाई। और 1968 के पदक वितरण समारोह की असल तस्वीर भी ऊपर इस सेट में थी, ये देखिए यहाँ पे लगा दी विरोध में। क्या बात है भाई, यानी कहीं ना कहीं अच्छा था ये। चलिए इधर देखते क्या दिया गया है, बात बोले भेद खोले में क्या दिया। एग्रो अमेरिकन अश्वेत, एग्रो अमेरिकी क्या है? एफ्रो यहाँ पे लिखा था एफ्रो अमेरिकी, ठीक है। तो एफ्रो अमेरिकन जो अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। वाह, यानी एफ्रो अमेरिकन जो थे वो गुलाम लाए गए थे, इसलिए इनको कहा जाता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से लेकर 68 तक चला था। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य क्या था भाई, देख लेते हैं यहाँ पे। जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन, कौन अगुवाई कर रहा था? मार्टिन। स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल भी हुई थी। सही है ना। अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? यह आंदोलन क्या था? शायद जूम आउट हो गया है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है,
चलिए यहाँ पे देखिए आगे देख लेते हैं। हाँ, यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। श्वेत शक्ति आंदोलन नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। मतलब ये बहुत उग्र था, इतना ज़्यादा अमेरिका में नस्ल विरोध प्रदर्शन यानी कि उसमें ज़्यादा प्रथा चल रही थी, बहुत ज़्यादा उनके साथ अत्याचार हो रहा था, जो कि है ना, जो बाहर से पकड़ कर लाए गए थे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं, बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया गया। देखिए को दोषी भी करार दे दिया गया था, क्योंकि वो उसके विरुद्ध माना गया था। क्या माना गया था? विरुद्ध माना गया था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। दोषी करार दिया गया और उनके पदक वापस ले लिए गए। बताइए कितना खतरनाक था, पदक भी वापस ले लिया गया था। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, नॉर्मल को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी थी और अगले दिन अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। बताइए कितना खतरनाक। पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पा गई थी। हाल ही में सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मल की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी शामिल थे। कितना बड़ा आंदोलन था भाई, इनकी सोच अलग थी। मतलब पूरी तरह से इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए था कि ये ख़त्म हो, ये जो खराब चीज़ें हैं। सही है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बीच बहस में। कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जातिवाद को भी ध्यान रखा जाए। इस फैसले पर ये 3 प्रक्रियाएं सामने आई। कौन सी आई थी, देख लेते हैं 3 प्रक्रियाएं। अमनदीप कौर कहता है, सरकारी अधिकारी थे, हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक असक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ, उन्होंने कहा खिलाफ हूँ मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जातिगत अगर विरोध है, देखिए वैसे तो कानूनन अपराध है भाई, जातिगत विरोध होना जी, छुआछूत सब खत्म हो चुका है कानून की दृष्टि से। लेकिन कहीं अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसको आंतरिक मामला समझ करके उसको सरकार को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओइनम समाजशास्त्री थे, उन्होंने कहा जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीवशास्त्री होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा, तो ये भी खिलाफ थे। अशोक थे दलित कार्यकर्ता, किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। अब देखिए ये तो छोटी जात के थे, अब यहाँ पे मैटर सही कह रहे हैं कि मतलब अगर आप कह रहे आंतरिक मामला है तो हम किससे कहने जाएं भाई, अपने ही जात में कहेंगे, अपने जिसका खुद शोषण हो रहा हम लोग आपस में कह के क्या, सरकार तक तो संदेश पहुंचाना पड़ेगा। इसके लिए अगर थोड़ा बहुत हिंसा अगर आपको आंदोलन करना पड़े तो करना चाहिए। आंतरिक मामला कैसे, आंतरिक मामला होता तो सरकार अभी तक का सुन चुकी होती, पर सुन नहीं रही तो हमको ये फिर भाई सामाजिक मामला करना पड़ेगा, तो इसके लिए वो इसके पक्ष में थे। ठीक है, तो नस्ल विशुद्ध रूप से जीवशास्त्री नहीं है, यह जाति की तरह ही होता है। कहाँ गया, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अशोक दलित कार्यकर्ता हो गए हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। विशुद्ध रूप से जीवशास्त्री नहीं है, जात की तरह ही काफ़ी हद तक समाजशास्त्री और वैधानिक वर्गीकरण। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठाना चाहिए, वो इसके पक्ष में थे, बिल्कुल दलित कार्यकर्ता थे। इनमें से किस राय को आप सबसे सही मानते हैं, कारण बताइए। देखिए और लोगों का भी कहना सही था कि मतलब ये थोड़े छोटे मोटे हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय वो भी किसी ओलंपिक में नहीं उठाना चाहिए, स्वर्ण पदक विजेता लोगों के पक्ष से।
पर ऐसा नहीं होता तो ये सामने आता नहीं तो इसका निपटारा होता नहीं, क्रांति रूप नहीं लेती। भाई जब ऐसा अगर हमारा भारत देश भी अगर पहले सोचता, गांधी जी सोचते, सुभाष चंद्र बोस सोचते, जितने सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, अगर ये सोचते कि भाई ये हमारा अंग्रेज और हम पे हुकूमत कर रहे हैं, ये आंतरिक मामला है, तो हम उसको जन आंदोलन कैसे बना पाते? जन आंदोलन नहीं बनाता, आज का हमारा देश गुलाम होता। तो वही चीज़ है भाई कि अगर कोई रूढ़वादी विचारधारा है या फिर कोई अगर ऐसा सामाजिक बुराइयां हैं तो उसको नष्ट करने के लिए अगर ऐसे कदम उठाया जाए तो देखिए आयोग की खराब नहीं होता। ठीक है, सही है। एक जगह मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली, पाकिस्तानी लड़कियों से एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में वे मुझसे ज़्यादा समानता रखती हैं। क्या इसे राष्ट्र विरोधी मेला कहा जाएगा? राष्ट्र विरोधी नहीं बेटा भाई, क्यों कहा जाएगा भाई? क्योंकि मेला है, वहाँ पे कई सारे लोग आ सकते हैं और हमसे ज़्यादा घुल मिल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको विरोधी नहीं होना चाहिए कि विरोध इसका होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया समानताएं, असमानता और विभाजन कैसे हुआ। समानताएं, असमानताएं और विभाजन। देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। ठीक है, अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण जैसे के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक था, दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, इसलिए बंटवारा हुआ। श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखाई दिया। ठीक है, इस प्रकार हम हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूपों में सामने आते हैं और हम लोग देखते हैं हर देश में हर जाति धर्म क्षेत्र को लेकर के होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसी कहानी, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति आई कहाँ से आखिर? ठीक है, बिल्कुल। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। कहाँ पे? जन्म पर। जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, समान तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता। हम कैसे चुन सकते हैं भाई? हम इस जात में पैदा होने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं, या इस समुदाय में जन्म लेने वाले, हमारे हाथ में नहीं होता भाई, तो बस में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। भाई कोई बच्चा किस जात में हो रहा, किस धर्म में हो रहा, किस समुदाय में, उसको थोड़ी ना पता है। वो पता तो तब चलता है जब वो बड़ा होता है। अगर उसको पहले से पता होता, उसके हाथ में होता, तो वो तो वही इच्छा करता जहाँ पे सबसे बड़ा समुदाय है। रोज हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। हमें मान लीजिए पसंद है ऐसे ही रहना, ना साफ सफाई रखना, कुछ होते हैं जो साफ सफाई रखते हैं, इस आधार पर भी तय करता है। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं, सही बात है। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते। तो कुछ जन्म पे आधारित होते हैं, कुछ पैदा होने के बाद रख रखाव, बिहेव और अपने चॉइस पे भी डिपेंड करते हैं, पसंद पे भी डिपेंड करते हैं कैसा होता है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग इधर आते हैं। हाँ, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर है, सही बात है, बंटवारा होता है, लेकिन यही भिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे, पर इन्हीं तीनों में से एक समानता थी कि वह सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। बताइए क्या बात है, लॉजिक, मतलब जो सत्य है तो सत्य है। देखिए नॉर्मल जो थे पीटर भाई वो तो श्वेत थे, जबकि अफ्रो तो लाए गए थे।
तो स्मिथ और उसका तो ठीक जान पड़ता है कि वो एक जैसे थे, लेकिन ये क्यों समर्थन किए भाई? तो कहीं ना कहीं ये भी जातिगत विरोध में, भेदभाव में, नस्ल में खिलाफ थे उसके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को ही एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जात या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते। बताइए, एक ही जात के होते हुए लेकिन अमीर गरीब होने के चलते वो संबंध नहीं रख पाते हैं, छोटा बड़ा होने के चक्कर में, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। तो सोच भी आधारित है, मतलब कहीं यहाँ पे एक जन्मजात होता है, एक रख रखाव पसंद पे होता है, और एक हो गया बताइए सोच पे भी आधारित होगा। इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो जा सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण कर रही, सोच के आधार पर भी बटा जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। कहाँ पे हम विभिन्नताओं में बैलेंस बना सकते हैं, कहाँ उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट निकल कर आई। ठीक, पहला होता है जन्मजात, हम अपने से निर्णय नहीं करते कहाँ जन्मजात है, तो वहाँ भेदभाव हो जाता है। दूसरा हमारे चॉइस, पसंद और रख रखाव, भेदभाव पढ़ाई लिखा लेकर के, और एक होता है कि आपसी विचार, उससे भी हम लोग अलग हो जाते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूरी या दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। देखिए, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित लोग रहते हैं भाई, दलित भाई लोग यहाँ भी रहते हैं, आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वह दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ भी लोग ठगी सा महसूस करते हैं, भेदभाव का शिकार समझते हैं। हमारे छोटे जात के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने को बिल्कुल इग्नोर टाइप का समझते हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा समाज से, या उनको सुविधाएं कम मिल रही हैं, हमको छुआछूत के भय से देखा दे रहा है। तो बहुत सारे सामाजिक विभाजन हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड का एक बता रहा मैं, वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। आयरलैंड में, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट चलती रहती, गरीब और अमीरों के बीच काफ़ी मारकाट चलती है। पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक भिन्नता एक दूसरे से गुंथ जाती हैं, तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहाँ ये सामाजिक भिन्नता एक साथ कई समूह में विद्यमान होती है, वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। ठीक है, आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं, कई किस्म की, सही बात है। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश और इनमें अनेक समुदायों के लोग रहते, सही बात है। बेल्जियम छोटा देश है, पर वहाँ भी अनेक समुदायों के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुँचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। सही बात है, जो हमारे देश विदेश से आते हैं लोग, उनका अपना नेचर नहीं छोड़ता, संस्कृति प्रवृत्ति। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। अपने देश में भी काफ़ी बाहर के लोग आते हैं जो कि यहाँ घुल मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या है, रंग भेद अप्रकट। एक रोज किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक नहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष। सदी का एक शहर खोजा और फिर लिखा अपना निष्कर्ष इस तरह
यहाँ है एक दिलचस्प अभिलेख, कहते हैं कि एक अभिलेख है। इस नल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति है। इस नल पर क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह समाज आपस में बटा हुआ था? नहीं था। क्या इस समाज में कुछ ऊंचे थे बाकी नीचे? नहीं, सब बराबर लिखे। ठीक है, फिर इस शहर को दफन कर देना ही बेहतर है। क्यों कहा गया इसे फिर मशीन का युग? बताइए। यह तो ऐन 20वीं सदी के 20 पाषाण काल था। दया पवार जी लिखते हैं इसको, यानी कि उनका मतलब यही था कि वहाँ पे एक नल था जिसमें लिखा था सभी को पानी पीने की अनुमति है। माँ काली काली पतली देह वह माँ थी मेरी, जंगल में गुम ठीक सुबह से जलावन के लिए, हम सारे भाई साथ बैठे देखते थे उसकी राह, और अगर वह जलावन ना बेच पाती तो भूखे सो जाते थे। वामन निवालकर जी हैं, ये लिखते हैं, बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखा। चलिए यहाँ पे देखते हैं समरूप समाज का मतलब क्या। वहाँ पे एक पॉइंट मिला था, समरूप समाज क्या है? एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय भिन्नताएं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, मतलब वो सब मिलजुल करके रहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ आ जाते हैं। ठीक, देखिए क्या समझा क्या जाना। इमराना 10वीं कक्षा के सेक्शन बी की छात्र है। इमराना 10वीं कक्षा के बी की छात्र है। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि और थोड़ा सा बड़ा दिखे आप लोगों को। ठीक है, यस, ये देखिए, ठीक, अब बड़ा दिख रहा होगा। इमराना 10वीं कक्षा के सेक्शन बी की छात्र है और वह 12वीं कक्षा के छात्रों को विदाई पार्टी देने की फेयरवेल तैयारी में अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के साथ 11वीं कक्षा के छात्रों की मदद कर रही है। पिछले महीने उसने अपने सेक्शन की खो खो टीम की तरफ से 10वीं कक्षा के सेक्शन आ की टीम के खिलाफ मैच खेला था, अपने ही क्लास के सेक्शन ए के खिलाफ। वह बस से घर जाती है और उसी बस में यमुना पार से आने वाले और भी बच्चे होते हैं जो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। इमराना उनसे भी हिली मिली है। इमराना और उसकी बड़ी बहन नाइमा की शिकायत है कि उन्हें तो माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना पड़ता, जबकि उनका भाई कोई काम नहीं करता। बताइए कितना भेदभाव है। इमराना के पिता उसकी बड़ी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि लड़का उन्हीं की हैसियत का हो। बताइए, उन्हीं के जैसा हो, उन्हीं की हैसियत का हो। क्या आप बता सकते हैं कि इमराना की पहचान किस आधार पर की जा सकती है? घर में वह एक लड़की है, धर्म के हिसाब से वह जो भी हो, स्कूल में वह 10वीं है, वह है। ठीक है, अब बताइए इनको कैसे देख रहे हैं? उनके पिता क्या ढूंढ रहे हैं? उनकी ही हैसियत का हो, मतलब अमीर है तो अमीर, गरीब है तो गरीब, जिस जात का हो उसी जात का, जिस रूप में हो उसी रूप में। बताइए, तो उन्हीं की हैसियत का हो, मतलब समझ सकते हैं आप कितना भेदभाव है। चलिए यहाँ पे देखते हैं सामाजिक विभाजनों की राजनीति क्या समझते हैं इसको। हाँ, वैसे पाठ आधा हो चुका है लगभग, देख लेते हैं और कितने हैं। वैसे इसमें आधा कम से कम आपका पाठ हो चुका है, आधा से ज़्यादा ही थोड़ा सा हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग तो इनको समझते ही रहेंगे। एक पार्ट के कम से कम 2 पार्ट होने चाहिए, क्योंकि थक जाते हैं। आधे घंटे बाद रेस्ट होना चाहिए थोड़ा सा, या 1 घंटे बाद, 1 घंटे लगातार कर सकते हो, पर समझने की क्षमता अलग अलग होती है हर बच्चों में। ठीक है, बट अगर आप इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा आपको मज़ा आ रहा है, आप खुद इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैं देखिए, मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं समझने लगता हूँ, मेरे को काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझने लगो तो बहुत समझ में आती है, काफ़ी नॉलेज है, इसको लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ आपका हम लोग अब यहीं समाप्त करेंगे आज की क्लास, क्योंकि अब ये आधा हो चुका आपका चैप्टर, आधा हम लोग कल करेंगे, ताकि तो ये जो तीसरा चैप्टर हमारा है ये 2 पार्ट में विभाजित हो सके। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप मैसेज करके, कमेंट करके, यानी कि हमें बता सकते हैं कि आपको कितने % समझ में आया है। लाइक करें और दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप हमारा मनोबल बढ़ाएं, लाइक करके, कमेंट और सब्सक्राइब करके दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, इस ध्यान रखना। और हम लोग इसके आगे की राजनीति हम लोग कल समझेंगे। इतना आपको बेहतर तरीके से समझ लेना और एक बार अपने से खुद पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लिए होंगे जो मेन पॉइंट आपको मिले हुए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद।